पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका होता है। और जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की जिंदगियां एक साथ बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग उस सलाखों के पीछे चले जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है मध्य प्रदेश का जिला भोपाल शहर का। भोपाल का एक थाना पड़ता है छोला मंदिर। छोला मंदिर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है लीलाधरपुर, और इसी लीलाधर कॉलोनी का रहने वाला मनोज शर्मा जिसकी उम्र है 38 वर्ष। मनोज की पत्नी का नाम प्रीति शर्मा जिसकी उम्र है लगभग 28 से 30 वर्ष के आसपास। मनोज शर्मा के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़े बेटे की उम्र लगभग 8 वर्ष, दूसरे की उम्र लगभग 4 वर्ष और सबसे छोटे बेटे की उम्र लगभग 1 वर्ष। मनोज शर्मा जो कि एक ज्वेलरी शॉप में काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। बात कर रहा हूं मैं 5 अगस्त 2023 के दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास। मनोज शर्मा के घर के अंदर से काफी चीख पुकार की आवाज सुनी जाती है। आस पड़ोस के लोग जब चीख पुकार की आवाज सुनते हैं और भागते दौड़ते उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन जब पड़ोसी दरवाजे पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक है। तो पड़ोसी जब दरवाजा खटखटाते हैं, थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है कमरे के अंदर से 2 नकाबपोश महिलाएं बाहर निकलती है। उन दोनों के कपड़ों पे काफी सारे खून के धब्बे लगे होते हैं। एक महिला के हाथ में चाकू भी होता है और महिला उस चाकू को हाथा में लहराते हुए पड़ोसियों को डराते धमकाते दोनों मौके से फरार हो जाती है। लेकिन पड़ोसी जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करते हैं तो कमरे के अंदर का नजारा देख हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के अंदर प्रीति का डेड बॉडी पड़ा होता है। उसके शरीर पर कई सारे चोट या घाव के निशान ही नहीं था, बल्कि उसके शरीर से काफी मात्रा में खून भी बह चुका था। उसके बगल में ही उसका 1 साल का बेटा जो काफी चीख चीख करके रो रहा था। पड़ोसी जैसे इस तरह के नजारा देखते हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी प्रीति के पति मनोज शर्मा को देते हैं। मनोज को जैसे इस तरह की पता चलता है, आप भागते दौड़ते वो अपने घर पे पहुंचता है और अपने घर पे जब अपने सामने अपनी पत्नी को देखता है, मनोज धारे मार करके रोने लगता है। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नजदीकी थाने में दे देता है। पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले प्रीति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब इस पूरी वारदात के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी भी पुलिस को पूरी कहानी बता देते हैं कि कैसे जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे तो कमरे के अंदर से 2 नकाबपोश महिलाएं बाहर निकली थी। एक के हाथ में चाकू भी था और दोनों के कपड़ों पे कई सारे खून के धब्बे भी लगे हुए थे। पुलिस जब उन दोनों महिलाओं के बारे में प्रीति के पति मनोज शर्मा से पूछताछ करती है तो मनोज कहता है कि साहब, मैं किसी भी महिला के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। पुलिस मनोज से पूछताछ करती है, क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई दुश्मनी था? इसमें मनोज पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि इतना गरीब आदमी हूं कि हमें अपने काम धंधा से ही फुर्सत नहीं मिलता है, मेरी भला किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा क्या हो सकती है। पुलिस मनोज की ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों को विरोध में दर्ज करती है मुकदमा और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। हालांकि पुलिस को इतना तो पता चल जाता है कि प्रीति की हत्या करने वाले 2 महिलाएं थी। पुलिस इसी को आधार मान करके गली के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। पुलिस जब गली के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते है तो आखिरकार उस सीसीटीवी फुटेज में दोनों महिलाएं दिखती है जो गली से बाहर निकलती है और जाकर एक ऑटो में बैठ जाती है। उन दोनों महिलाओं का चेहरा तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जिस ऑटो में जाकर के बैठती है उस ऑटो का नंबर साफ दिखाई दे देता है। इसीलिए पुलिस अब उस ऑटो के नंबर से उसके मालिक के बारे में पता करती है। तो मालूम चलता है कि ऑटो पे कोई चलाने वाला एक लड़का है जिसका नाम सचिन है। सचिन जिसकी उम्र है लगभग 22 वर्ष, जो उसी इलाके का रहने वाला है। पुलिस सचिन को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर सचिन से उन दोनों महिलाओं के बारे में पूछताछ करती है। तो सचिन जवाब देता है कि साहब, जो 2 लोग मेरे ऑटो में बैठे थे दरअसल वो दोनों महिलाएं नहीं थी, बल्कि उसमें से एक पुरुष भी था। पुलिस जब उन दोनों के बारे में सचिन से पूछताछ करती है तो सचिन जवाब देता है कि साहब, जो पुरुष था उसका नाम
रामनिवास है, उसका जो माता मंदिर का पुजारी है, जिसकी उम्र है लगभग 30 वर्ष के आसपास। रामनिवास के साथ में जो महिला थी वो कोई और नहीं बल्कि रामनिवास की पत्नी शालिनी थी। शालिनी, जिसकी उम्र है लगभग 27 वर्ष के आसपास। पुलिस सचिन के ही तहरीर पे रामनिवास और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर जाती है, तो मालूम चलता है कि रामनिवास अपनी पत्नी के साथ फरार हो चुका है। पुलिस अब रामनिवास और उसके पति के हर जगह पे तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पुलिस जैसे अपनी खबरियों को काम पर लगा देती है, आखिरकार 2 दिन बाद 7 अगस्त 2023 को एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब रामनिवास न्यू मार्केट में दिखाई दिया है। खबरी जैसे इस तरह की जानकारी पुलिस वालों को देता है, 7 अगस्त 2023 को पुलिस अपने टीम के साथ न्यू मार्केट में जाती है और वहां से रामनिवास को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर रामनिवास से प्रीति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब रामनिवास से प्रीति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो रामनिवास अपना जुर्म ही नहीं कबूल करता है बल्कि इधर उधर की बातें करने लगता है। जैसे ही पुलिस रामनिवास का सख्ती से पुलिस पेश आती है, आखिरकार मजबूर होकर के रामनिवास अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन रामनिवास जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। प्रीति के पिता का नाम है देवकीनंद शर्मा। देवकीनंद जो कटनी जिला के रहने वाला है। देवकीनंद जब बेहद ही गरीब परिवार से ही नहीं है बल्कि अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से लालन पालन किया करता था। प्रीति जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद से देवकीनंद अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। कई जगहों से रिश्ते भी आता है लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाता, तो क्योंकि प्रीति के कमर की हड्डी हल्का सा बाहर निकला हुआ रहता है। जो लोग भी प्रीति को देखने के लिए आते हैं सिर्फ इसलिए रिश्ता पक्का नहीं करते हैं कि क्योंकि सबका एक ही कहना होता है कि प्रीति के अंदर जो बीमारी है उस बीमारी से प्रीति कभी मां नहीं बन सकती, जिसकी वजह से देवकीनंद ही काफी परेशान होने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, आखिरकार साल 2014 में मनोज शर्मा अपना ही रिश्ता लेकर के प्रीति के घर पे जाता है। मनोज शर्मा जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन उसकी पत्नी से उसे छोड़कर जा चुकी है। मनोज शर्मा और प्रीति के बीच में उम्र का लगभग 10 वर्षों का फासला है। इसके बावजूद भी देवकीनंद अपने बेटी की शादी मनोज शर्मा से कर देता है। प्रीति जब मनोज शर्मा से शादी कर अपना ससुराल जाती है, उसके बाद से अपने पति के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगती है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, प्रीति 2 बच्चों की मां भी बन जाती है। मनोज जिस इलाके में रहता है उसी इलाके का दुर्गा माता मंदिर में पुजारी रामनिवास रहता है। रामनिवास जो मनोज का एक रिश्तेदार है, दरअसल रामनिवास मनोज के बुए का लड़के का रिश्ते में साला लगता है। इसी रिश्ते की वजह से रामनिवास अक्सर मनोज के घर भी आता जाता रहता था। रामनिवास जो कि प्रीति को रिश्ते में भाभी कह करके बुलाता था, जिसकी वजह से रामनिवास जब प्रीति के घर पे जाता है, इसी रिश्ते की वजह से प्रीति से हंसी मजाक भी किया करता था। लेकिन हंसी मजाक करते करते रामनिवास और प्रीति के बीच कब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है दोनों को नहीं पता चलता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से रामनिवास प्रीति से मिलने के लिए अक्सर उसके घर पे ही आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन रामनिवास प्रीति के घर पे तभी जाता है जब उसका पति अपने काम पर चला जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी न तो प्रीति के पति मनोज को पता चलता है और न ही रामनिवास की पत्नी शालिनी को पता चलता है। हालांकि रामनिवास अपनी पत्नी शालिनी के साथ ही रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी पड़ोसियों को मालूम चल जाता है। प्रीति के पड़ोसी को जैसे इस तरह की बात पता चलता है, एक दिन एक पड़ोसी इस बात की जानकारी मनोज को दे देता है। पड़ोसी जैसे इस तरह की बातें मनोज से कहता है, इस बात को सुनकर मनोज काफी गुस्से में आ जाता है। मनोज जब शाम के वक्त घर पर पहुंचता है, इसी बात को लेकर के अपने पत्नी से बातचीत करता है। जब प्रीति से पूछताछ करता है, इस बात की जानकारी अपने पति के ऊपर उल्टा भड़क जाती है। वो जब पति को फटकार लगाते हुए प्रीति कहती है कि पड़ोसी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मेरा रामनिवास के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। दरअसल रामनिवास तुम्हारा रिश्तेदार है, अगर वाकई में तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम अपने रिश्तेदार को मना कर सकते हो कि रामनिवास तभी भी हमारे घर पे नहीं आ पाए। प्रीति जैसे इस तरह की बात अपने पति से कहती है तो मनोज इस सिलसिले में रामनिवास से भी बातचीत करता है, लेकिन रामनिवास मनोज से झूठ बोलता है। रामनिवास कहता है कि मेरा भाभी के साथ कोई चक्कर नहीं चलता है। दोनों अपनी अपनी सफाई मनोज को तो दे देता है, लेकिन मनोज को
अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए अब इसी बात को लेकर के मनोज और उसके पत्नी के बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाता था। झगड़े तकरार तो शुरू हो जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी प्रीति रामनिवास से मिलना जुलना बंद नहीं करती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, प्रीति फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन प्रीति जब तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है, मां बनने की जब उसे खुशी पता चलता है, प्रीति इस खुशी को अपने पति से इजहार करती है। जब मनोज से जाकर के कहती है कि मैं फिर से मां बनने वाली हूं, इस बात को सुनकर के मनोज के चेहरे पर कुछ खास खुशी नजर नहीं आती है, बल्कि मनोज अपनी पत्नी से साफ साफ कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चे पल रहे हैं वो बच्चा मेरा नहीं है। मनोज जैसे इस तरह की बातें अपनी पत्नी से कहता है, इस बात पे मनोज और प्रीति के बीच में उस दिन जमकर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, प्रीति इस कदर से गुस्से में आ जाती है कि प्रीति अपने दोनों बच्चों को लेकर के मायके चली जाती है और फिर अपने दोनों बच्चों को लेकर के मायके में ही रहने लगती है। इधर प्रीति अपने दोनों बच्चों को लेकर के मायके में तो आ जाती है, लेकिन मनोज भी अपनी पत्नी का कोई हाल खबर नहीं लेता है। जैसे कुछ महीने का समय गुजरता है, प्रीति अपने तीसरे बच्चे को जन्म अपने मायके में ही दे देती है। लेकिन प्रीति का जब तीसरा बच्चा इस दुनिया में आता है, इसके बावजूद मनोज अपने बच्चे की हाल खबर लेने की अपने ससुराल में नहीं जाता है, जिस वजह से प्रीति के पिता देवकीनंद काफी गुस्से में आ जाता है। देवकीनंद अपने दामाद के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि प्रीति को यहाँ से लेकर के जाओ। मनोज अपने ससुर को जवाब देते हुए कहता है कि मैं प्रीति को कभी भी वापस नहीं लाऊंगा। मनोज जैसे इस तरह की बात अपने ससुर को सुनाता है, इस बात पे देवकीनंद किस कदर से नाराज हो जाता है कि नजदीकी थाने में जाता है और मनोज के ऊपर मुकदमा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा देता है। जैसे केस कर देता है, इस बात से मनोज काफी डर जाता है। मनोज के पड़ोसी उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने पत्नी को जाकर वापस लेकर के आओ, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ जाएगा। जेल का नाम सुनकर मनोज तुरंत ही अपने ससुराल जाता है और प्रीति को साथ लेकर के वापस आ जाता है। लेकिन इस बार भी प्रीति जब अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंचती है, फिर से पहले जैसे ही रामनिवास के साथ मिलना जुलना शुरू कर देती है। इस बात की जानकारी जब मनोज को फिर से मालूम चलता है, तो मनोज अपनी पत्नी को धमकाते हुए कहता है कि आइंदा से अब अगर मुझे मालूम चल गया कि रामनिवास तुमसे मिलने के लिए हमारे घर पे आया था, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही मनोज इस तरह की बातें प्रीति से कहता है, तो प्रीति को भी लगता है कि अब शायद कुछ गलत हो रहा है। प्रीति रामनिवास से मिलना जुलना ही बंद नहीं कर देती है, बल्कि उसका फोन उठाना भी बंद कर देती है। रामनिवास इधर प्रीति के नंबर पर जब फोन करता है, उसका फोन ही नहीं उठाती है। मिलने के लिए उसके घर पे भी जब आता है, तो प्रीति उसे मिलने से साफ मना कर देती है। इधर प्रीति जब रामनिवास से मिलने जुलना बंद कर देती है, तो अपने रामनिवास के दिमाग में भी एक शक पैदा हो जाता है। दरअसल रामनिवास को लगता है कि शायद प्रीति का किसी और के साथ चक्कर चल चुका है। जैसे ये शक रामनिवास के दिमाग में बैठता है, इस वजह से रामनिवास इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन ही रामनिवास प्रीति को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। जब प्रीति को लेकर के रामनिवास परेशान रहने लगता है, तो इधर अब रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी मालूम चल जाता है कि उसका पति का प्रीति के साथ में अफेयर चल रहा है। लेकिन जब प्रीति और रामनिवास आपसे मिलना जुलना बंद कर देती है, तो रामनिवास अपने प्रीति को इस दुनिया से हटाने के लिए जो षड्यंत्र बनाता है, उस षड्यंत्र में खुद अपनी पत्नी शालिनी को भी शामिल कर लेता है। और इसी षड्यंत्र के तहत 5 अगस्त 2023 को रामनिवास चंदन के नंबर पे फोन करता है और उसका ऑटो अपने घर पे मंगाता है। चंदन जब इधर ऑटो लेकर के रामनिवास के घर पे पहुंचता है, तो रामनिवास अपने षड्यंत्र के तहत अपनी पत्नी शालिनी से कहता है कि तुम्हें शक है ना कि मेरा प्रीति के साथ में अफेयर चल रहा है, तो चलो आज ही दोनों उसके घर पे चलते हैं और आज सारा लफड़ा ही खत्म कर देते हैं, ताकि जो शक तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो शक भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रामनिवास जैसे इस तरह की बातें शालिनी से कहता है, तो शालिनी भी रामनिवास के साथ प्रीति के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रामनिवास अपनी पत्नी से कहता है कि जब हम प्रीति के घर पे चलेंगे तो हम नकाबपोश में चलेंगे, क्योंकि वहां पर जब जाएंगे आस पड़ोस के लोग अगर मुझे देख लिया तो फिर से प्रीति और उसके पति के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाएंगे। रामनिवास जैसे इस तरह की षड्यंत्र के बारे में अपनी पत्नी से कहता है, तो शालिनी भी अपने पति की बात मान लेती है और फिर दोनों नकाबपोश में ऑटो में बैठते हैं और वहां प्रीति के घर पे पहुंच जाते हैं। जब दोनों ही दोपहर के वक्त प्रीति के घर पे पहुंचते हैं, उस वक्त मनोज शर्मा अपने काम पे गया हुआ था। प्रीति का दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। उस वक्त प्रीति के घर में प्रीति और उसका 1 साल का छोटा बच्चा ही घर पे मौजूद था।
लेकिन रामनिवास जब प्रीति के घर पे पहुंचता है तो उसे पहले अपने षड्यंत्र के तहत ही अपने पास में एक तेज धारदार हथियार चाकू को रख लेता है। लेकिन जैसे ही वहां पे प्रीति के घर के अंदर एंट्री करते हैं तो रामनिवास प्रीति के घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। इससे पहले कि शालिनी को कुछ समझ में आता, रामनिवास अपने पास से तेज धारदार हथियार निकालता है और प्रीति के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करना शुरू कर देता है। प्रीति का 1 साल का बच्चा जब चीखना चिल्लाना शुरू कर देता तो उसके बच्चे को शालिनी संभाल लेती है। रामनिवास प्रीति के ऊपर इतना काफी वार करता है कि जिसके वजह से प्रीति की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन चीख पुकार का आवाज सुनकर जब पड़ोसी वहां पे पहुंचते हैं, दरवाजा जब खटखटाते हैं तो रामनिवास और उसकी पत्नी दरवाजा तो खोलते हैं, लेकिन हाथ में चाकू लिए रामनिवास हवा में लहराते हुए पड़ोसियों को धमकी देते हैं और फिर अपने पत्नी के साथ मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में जब रामनिवास ये पूरी कहानी अपने पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस रामनिवास के तहरीर पे इसकी पत्नी शालिनी को भी अपने कस्टडी में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सब बताना है आपको जहां भी रहे आप सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।